नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर। पूरे देश में एक विषय खूब चर्चाओं पर है। भारत सरकार अग्निपथ सेना भर्ती प्रक्रिया लेकर आ रही है, जिसके विरोध में कुछ लोग हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। अब देखना ये है और देख ये रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर देश का युवा लगातार इस स्कीम का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि आखिर हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। 4 साल में कोई सैनिक नहीं बनता। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर लाइव टाइम्स टीवी पर खास एक्सक्लूसिव बात करने के लिए पूर्व मेजर जनरल डीवीएस राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 35 साल का सेना का अनुभव और उस अनुभव का क्या कहना है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या पूर्व सैनिकों को कोई अधिकार नहीं है कि सेना के लिए और सेना से संबंधित कोई फैसला लिया जा रहा है तो इन्हें पूछा जाए, क्योंकि इनका भी तो एक अनुभव है। सेना में रहकर आए हैं, काम कर आए हैं, अपनी सेवाएं देकर आए हैं, तो क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? डीवीएस राणा जी से सीधी बातचीत करेंगे और अग्निपथ सेना भर्ती जो भी परीक्षा की बात की जा रही है, इसके संदर्भ में हर पहलू पर चर्चा करेंगे। आपका कोई सवाल हो, आपका कोई ओपिनियन हो, आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शालिका जी, और आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में आने का। और हमारी आवाज़ जो है वो मैं बच्चों की आवाज़ समझता हूँ, हमारे थ्रू सरकार तक जाए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। 35 साल का एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव आपके पास है। एक बहुत बढ़िया पोस्ट से, बहुत ऊंची पोस्ट से आप रिटायर भी हुए हैं सर। 4 साल में अग्निवीर बनाना, अग्निपथ सेना भर्ती की प्रक्रिया, क्या समझते हैं इससे और किस तरह से देखते हैं इस पूरी की पूरी प्रोसेस को? शालिका जी देखिए, मैं 36 साल फौज में रहा। 36 साल में इन्फेंट्री की एक कंपनी कमांड की, इन्फेंट्री का एक बटालियन कमांड की कश्मीर वैली में, इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड की असम के उग्रवाद के इलाके में, और उसके बाद माउंटेन डिवीज़न, वो इन्फेंट्री डिवीज़न कहें, अरुणाचल में चाइना बॉर्डर के ऊपर, और असम में और अरुणाचल में उग्रवाद में हमने उसको लड़ा जी। तो हम ये जो रिक्रूट हैं, जो लड़के जो हमारे पास आते थे चयन होके, उनकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग से लेके और जब तक कि वो पूरी तरह से एक सोल्जर नहीं बन जाता है, तब तक हम उनके साथ काम करते थे, उनको ग्रूमिंग करते थे उनकी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो नया रिक्रूट आता है उसको जब तक 2 या 3 टेन्योर, एक नॉर्थ ईस्ट का, एक नदर्न बॉर्डर्स का, एक पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में, और एक रिवराइन या प्लेन्स एरिया में, वो ना कर ले, अपने यूनिट में हमारी जो नाम नमक निशान, जिसके लिए हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, कुर्बान करते हैं अपने आप को, तो उसके दिमाग में वो जज्बा भरने में, उसको पूर्ण रूप से एक सोल्जर बनाने में तकरीबन 5 से 6 साल लगते हैं। उसी दौरान उसको हम वहाँ पर यूनिट लेवल ट्रेनिंग भी करवाते हैं, कुछ कोर्सेज भी चलते हैं प्लाटून वेपन विंग के, कुछ बटालियन सपोर्ट वेपन्स के कोर्सेज भी चलते हैं, और इनके लिए समय लगता है। इन सब को करने के बाद ही मैं समझता हूँ कि 6 से 7 साल में वो एक काबिल सोल्जर बनता है। तो ये 4 साल की जो भर्ती है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद वो 3.5 साल में तकरीबन 3 महीने हर साल में छुट्टी भी काटेगा। तो पूर्णतः आप देखें तो सिर्फ 2 या 2.25 साल की वो ड्यूटी दे रहा है। और हाल क्या है, वो 10वीं या 12वीं पास करके 17 साल, 17.5 साल से 23 साल तक के बीच में आएगा, और 4 साल के बाद फिर वही क्वालिफिकेशन के साथ सड़क पे खड़ा होगा बेरोजगार युवा बनकर। और उसके साथ में एक सबसे बड़ा स्टिग्मा उसके दिमाग में ये होगा कि मैं फौज से सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रिजेक्टेड हूँ, मैं उस 25% में नहीं आया हूँ। ये बहुत बड़ा एक मन में आघात होगा, और लोग भी उसको उसी नज़र से देखेंगे कि ये रिजेक्टेड आदमी है। बिल्कुल राणा जी, यहाँ पर बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार सरकारी फैसला जब आता है तो सरकार से जुड़े हुए बहुत से लोग कुछ उस फैसले से जो है वो सहमति भी जताते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है, जब फायदे गिनाने की बात आ रही है कि बच्चे स्किल्ड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, और 21 साल की उम्र में आपके पास अकाउंट में अच्छा बैलेंस भी होगा, जिससे आप आगे के लिए अपने भविष्य को संवारने की कोशिशें कर सकते हैं। और अगर कभी युद्ध जैसे हालात हुए तो आपके पास
एक बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड लोग होंगे जिन्हें वेपन्स भी चलाने आएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 4 साल और 4 साल के बाद क्या है, ना तो उसको पेंशन है, ना उसको ग्रेचुटी है, ना उसको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस है, ना उसके पास मेडिकल की सुविधा है। अगर 11 लाख रुपए दिए, उसमें से 5,40,000 या 35,000 तो अपने कंट्रीब्यूशन कर रहा है। वो 11 लाख वो पैसा लेकर वो कहाँ जाए? उसने जो अपने 4 साल ज़िंदगी के दिए हैं, जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर सकता था, अपने कोई कोर्स कर सकता था टेक्निकल, जिससे कि वो किसी अच्छे जॉब के लायक हो जाता, लेकिन 4 साल के बाद उसको फिर ठगा सा महसूस करके वो सड़क पे आ रहा है। 11 लाख आज के दिन में मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी, अगर सोल्जर वहाँ पर 4 बजे यहाँ पर जो बच्चे दौड़ते हैं, वो किस लिए दौड़ते हैं? कि हम अगर देश में, सेना में उसकी वर्दी पहनने का जज्बा रखते हैं, एक जुनून था, होता था। और हमें मालूम है कि अगर सेना में रहते रहते हम कुर्बान हो जाएं देश के लिए, हम अब कुर्बानी दे दें, तो ये देश हमारे परिवार को संभालने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ेगा। एक फैमिली पेंशन होती है, अगर लड़का किसी की डेथ हो जाए ऑपरेशन में, तो जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ होता था, पूरी फैमिली को पूरी वो तनख्वाह मिलती थी, उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा सहारा होता था। तो कोई आदमी अगर कारगिल की चोटी पर या टाइगर हिल पे चढ़ रहा है, उसको मालूम है कि दुश्मन की गोली मुझे लगेगी भी, तो ये देश मुझे संभालेगा। ये देश की जो सरकार है, ये मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को, इनको पेंशन देगी और उनकी देख रेख करेगी। लेकिन आज वो 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? तो मैं कहता हूँ जो फायदे गिनाए जा रहे हैं कि सेना एक व्यवसाय का एक साधन है, रोजगार का साधन है, नहीं, रोजगार का साधन नहीं। सेना में आना एक जुनून है, एक जज्बा है, और जो पे है उसको सरकार दे रही है, वो तो लेकिन उसको गिनती नहीं की जाए। अगर ये प्रयोग करना था, तो ये सरकार क्यों ये प्रयोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं करती है, क्यों ये प्रयोग पुलिस में नहीं करती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि सेना में 36 साल रहकर हम अगर एक पीटी शू, जो पीटी करने के लिए जो शूज़ खरीदे जाते हैं, वो भी अगर हम सेना में इंडक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर पहले 8 या 10 यूनिट में वो ट्रायल किया जाता है। अगर सब यूनिट कहती हैं कि हाँ ये हमारे जवानों के लिए अच्छा है, तभी उसको इंडक्ट किया जाता है। लेकिन आज विडंबना ये है कि देश के तकरीबन 40% युवाओं को जो हैं, उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ जी। जो सेना के निवृत्त जो आर्मी जनरल्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो रिटायर्ड जेसीओस हैं, उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ। जो हमारी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें कोई संवाद नहीं हुआ। और ये सब कुछ नहीं होने के साथ साथ एक दिन ये अनाउंसमेंट होगी कि ये टूर ऑफ ड्यूटी ये हम लागू कर रहे हैं जी। ये डेमोक्रेसी में हैं हम लोग। वी आर नॉट इन ए ऑटोक्रेटिक नेशन जहाँ की चीज़ें थोपी जाती हैं बिना सोचे विचारे। अगर सोची थोपी जाएंगी तो फिर उनका जिस तरीके से जो किसान बिल आए, जिनके ऊपर कोई विचार अच्छे थे बुरे थे, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, और उसके बाद 1.5 साल बाद इतने देश को आर्थिक नुकसान हुआ और उनको वापस लेना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक इतनी बड़ी जो एक भर्ती स्कीम लाई गई है, इसका भी वही हाल हो। इसी के साथ में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि ये जो आप नौकरी का साधन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये सिंगापुर में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, ये बाकी यूरोप के देशों में भी है। उनकी भौगोलिक स्थिति परिस्थितियां और हमारी भौगोलिक परिस्थितियों में स्थितियों में बहुत अंतर है। हमारी जो जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हमारे नॉर्थ में चाइना, जो कि हमारे से 3 गुना फौज है उनके पास और सक्षमता है, न्यूक्लियर देश है, वो हमारे साथ आए दिन कोई ना कोई स्कर्मिशेस कर रहा है। उनके साथ 3700 किलोमीटर की LAC जो डिस्प्यूटेड है, जो कि आए दिन वो कह रहा है कि अरुणाचल में ये गांव मेरे हैं, पूरा अरुणाचल मेरा है। उधर आप वेस्ट में चले जाइए, पाकिस्तान 750 किलोमीटर की LOC उनके साथ विवादित है।
आज सीज फायर है, लेकिन कब सीज फायर टूटेगा इसको कोई पता नहीं चलता। साउथ में श्रीलंका में चले जाइए, इंस्टेबिलिटी है। बांग्लादेश जाइए, कल तक बांग्लादेश हमारे खिलाफ था, आज हमारे साथ में, कब खिलाफ हो जाए कोई पता नहीं। नेपाल की परिस्थितियां ठीक नहीं। अफगानिस्तान में पूरा तालिबान का कब्जा हो रखा है। इस भौगोलिक परिस्थिति में बीच में इतना बड़ा प्रयोग, वो भी सेना के साथ में, जिस सेना ने 1965 की जंग जीत के दी, 1971 की जंग जीत के दी और कारगिल में इतनी बड़ी बड़ी चोटियों को थाम दिया। क्या कमी थी उन सोल्जर्स में कि इन सोल्जर्स को अभी 4 साल में बदली करने की? कोई भी बदलाव लाने से पहले पहली बात तो ये देखना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाया जा रहा है क्या उसको उसकी ज़रूरत है, क्या उसके बाद उसके ऊपर कोई संवाद हुआ। दूसरी बात आती है कि जो स्ट्रेटजिक लोकेशन, जो ये परिस्थितियां हैं, उसमें कोई बदलाव आया? हमारे कोई दुश्मन कम हो गए? क्या हम सिंगापुर की तरह हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं है? क्या हम इतने ताकतवर हो गए हम लोग? नहीं। तीसरी बात आती है कि कोई ऐसी बात और हो गई हो इस देश के साथ में कि हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे में ऐसा बड़ा प्रयोग करना, मैं समझता हूँ बिना किसी संवाद के, ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसको हमारी ये जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी तरफ से हर कोई कह रहा है कि हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि इसको रोका जाए और इसके ऊपर पूरी तरह से बहस हो और इसमें जो भी मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है उसको मॉडिफिकेशन लाई जाए, तभी सबकी सहमति से इसको लागू किया जाए। जी, देखने को मिल रहा है कि युवाओं में काफी रोष है और युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तरफ वो बढ़ रहे हैं वो तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है। एग्रेसिवली चीजों को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, अपने विरोध में कहीं ना कहीं जो गुस्सा है या जो भाव है उन्हें गलत तरीके से व्यक्त किया जा रहा है। तो इस बीच कितना सही है युवाओं का इस तरह से अपना आक्रोश गलत तरीके से प्रकट करना, और आप क्या सहयोग कर रहे हैं सर युवाओं के साथ, क्योंकि पूर्व में सैनिक रहे और युवाओं के साथ जो है आगे मिलकर इस आंदोलन में क्या कुछ भूमिका निभाएंगे? देखिए, मैं युवाओं का गुस्सा समझ सकता हूं। अगर मैं उनकी जगह हूं, 2019 में सरकार की एडवर्टीजमेंट आई। उस एडवर्टीजमेंट में उनको कहा गया कि आपको स्थायी नौकरी दी जाएगी और आप अपने एप्लीकेशन भरिए और आप अपने टेस्ट दीजिए। लोगों ने, बच्चों ने रात रात दिन दिन दौड़कर अपने टेस्ट दिए, फिजिकल टेस्ट पास किए, जो मेडिकल टेस्ट पास किए, लेकिन रिटन टेस्ट नहीं हुआ। 2019, 2020 कोरोना में निकल गया, 2021 में फिर एडवर्टीजमेंट हुई, फिर और जवानों ने जो उनकी भर्ती प्रक्रिया थी उसमें हिस्सा लिया। आप देखिए, लोग में सुबह दुख होता है कि हम अपने बिस्तरों में सो रहे होते हैं, लेकिन ये नौजवान 3 बजे 4 बजे सड़कों पे दौड़ रहे होते हैं। इन्होंने फिर अपना पूरा टेस्ट दिए, अपनी फिजिकल टेस्ट पास किए, जो मेडिकल टेस्ट पास किया, लेकिन फिर रिटन टेस्ट नहीं हुआ। तो युवा वर्ग है, गुस्सा तो है जी, बहुत गुस्सा है, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन जो ये तरीका अपना रहे हैं मैं उसके साथ में नहीं हूँ। देखिए, विरोध करना हम हर नागरिक का हक है, हम इनके साथ में हैं और विरोध करने के तरीके हैं। आप प्रेस, मीडिया के जरिए, अपने लीडर्स के जरिए, अपने बाकी जो बुद्धिजीवी हैं उनके जरिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। लेकिन बसों को जलाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, ट्रेन्स को जलाना और मारपीट करना, ये एक किसी भी आंदोलन को के लिए हानिकारक है जी। आंदोलन शांति प्रिय हो। आप अगर आप देखेंगे, जो किसान आंदोलन हुआ, किसी में किसी की मारपीट नहीं हुई। सिर्फ जो एक इंडिपेंडेंस डे पे जो लोग वहाँ पे दिल्ली में आए, उससे वो गलत कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसके अलावा उनके सक्सेस की जो स्टोरी है इसलिए थी कि वो शांतिपूर्ण रहे और उन्होंने हाईवे जाम किया, पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ, देश को नुकसान हुआ और अल्टीमेटली वो वापस लेना पड़ा। लेकिन हिंसा का रास्ता मैं समझूंगा, मैं युवाओं को आगे, मैं जब भी मेरे से जिससे बात होगी कि हिंसा ना करिए, हिंसा से आपके आंदोलन जो है वो बहुत जल्द
आगे नहीं चल पाएगा। जी। और बात करेंगे पूर्व सैनिकों की, आपकी लीग भी है जिस तरह से पूर्व सैनिकों की, तो क्या रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की? कोई डिस्कशन अब तक हुआ है या आगे आप लोग इस संदर्भ में बात करेंगे? देखिए, अभी तक युवा वर्ग अपने लेवल पर इसकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मैं सबको गाइड कर रहा हूँ कि इसको ऐसे मत करिए। लोग जो भी युवा वर्ग है, उन्हें किसी न किसी जो हमने राजनीतिक दल हैं उनके साथ मेल मिलाप करके इसको संसद में उठाना पड़ेगा, राज्यसभा में उठाना पड़ेगा और राजनीतिक पटल पर ले जाना पड़ेगा उसको। मैं अपने जाति तौर पर, मैं अपने जो लड़के मेरे पास आए हैं उनको इतना आश्वासन दिया है कि मैं आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाना चाहता हूं। उसी के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अपील भेजी है मैंने 4 दिन पहले। और पिछले कल जो एक पालमपुर में हमारा प्रोटेस्ट ये था, उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री जी के लिए एक मेमोरेंडम दिया है यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और वो मेमोरेंडम जो है वो हमने एसडीएम तो नहीं थे, लेकिन वहाँ नायब तहसीलदार थे, वो एसडीएम को देने के लिए बोला है और वो प्रधानमंत्री तक जाएगा। इसके अलावा मैंने यूथ को ये भी कहा है कि उनकी लीगल राइट है कि जिस एडवर्टीजमेंट के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया था, रिट्रोस्पेक्टिवली ये अग्निपथ उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आश्वासन देता हूं कि इन युवाओं के लिए अपनी तनख्वाह से पैसे लगा के, अपनी पेंशन से पैसे लगा कर हाई कोर्ट में भी इस केस को दायर करूंगा। जब ये अपील जो मैंने भेजी है 15 दिन के अंदर मुझे जवाब नहीं आता है इसका, तो हम हाई कोर्ट में इसके लिए केस दायर करेंगे और हाई कोर्ट से भी हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए मैं इनके साथ में तैयार हूं, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं। एक देश में जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन नहीं करना है, कानून के दायरे में रहकर हमने उनको न्याय दिलाना है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ पूर्व जनरल मेजर डीवीएस राणा जी जुड़े थे, जिन्होंने पूरी तरह से इस स्कीम के बारे में भी बातचीत की है, अपना ओपिनियन भी आपको बताया है और किस तरह से भारत देश के युवाओं के लिए ये स्कीम बिल्कुल अच्छी नहीं है। रोजगार का साधन बना रहे हैं आप उस सर्विस को जिसे सेवा कहा जाता है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से, लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से हर एक बात आप तक पहुंचाने के प्रयास किए हैं हमने। अब जरूरत है कि आप भी सोचें, समझें, पॉलिसी को समझें, उसके फायदे कोई बता रहा है तो उसे भी जरूर सुने। अगर इसका कुछ नुकसान आपको लग रहा है तो उसके बारे में भी जरूर सोच विचार विमर्श जरूर कर लें। अब जरूरत है कि आप इस समय पर सरकार का साथ देंगे या फिर उन युवाओं का साथ देंगे जो बचपन से सपना देखते हैं भारतीय सेना में जाने का, और उन्हें बता दिया गया है कि आप 4 साल के लिए सर्विस कर सकते हैं, उसके बाद आप उस पैकेज से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो मर्जी करना है आप करें। लाइव इंटरेक्शन आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट बॉक्स में, किस तरह से इस पॉलिसी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।